व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पहले तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज दैट एवरी बॉडी इन यूनिवर्स, whatsoever the small is it and however large it is, कहते हैं माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, माइक्रोस्कोपिक। हर एक बॉडी किसी भी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो अब ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, दैट इज बिटवीन टू मासेस, करेक्ट? So this is what is the Newton's law of gravitation. Every body in universe microscopic or macroscopic attract any other force, attract any other body towards it, right? माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक को मतलब एज सच कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस सिंपली एक बॉडी और दूसरी बॉडी, उन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा, राइट? This force of attraction, this force of attraction is called gravitational force. इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। According to Newton's law, gravitational force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between masses. Right? Directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of masses, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है? एक इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ ग्रेविटेशन में होता है, एक इनवर्स लॉ स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, राइट? तुमने अगर पढ़ा होगा 10th क्लास में, पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में था या काट दिया था, ठीक है? तो वहाँ पे कूलम्स लॉ होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट? कूलम्स लॉ। तो इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, करेक्ट? दैट इज F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे दो मासेस है M1 M2 और ये इनके बीच का डिस्टेंस है R। सो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, व्हाट वी से इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G M1 M2 अपॉन R square, where G is
constant of proportionality called universal gravitational constant. And G is equal to कितना? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. राइट. मुझे नहीं लगता इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी. ये तो समझ में आ ही गया होगा. करेक्ट. न्यूटन्स लॉ, इसको नोट करके लिख लेना, इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है. It is not valid for the extended bodies, point objects, but it can be extended to spherical bodies of uniform mass distribution ठीक है, where r is distance from center to center, where r is distance from center to center. देखो न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा है, बट इट इज कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ. You cannot apply this to any body. That is applicable only for point objects. But हाँ, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं स्फेरिकल बॉडीज़ को. उसके लिए कंडीशन क्या है? यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडीज़ होनी चाहिए, यानी हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए. और उस केस में हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेंगे? सेंटर ऑफ वन बॉडी टू सेंटर ऑफ अनदर बॉडी. तो क्योंकि यूनिवर्स में सारी बॉडीज स्फेरिकल है, यूनिवर्स में सारी बॉडीज स्फेरिकल है, तो इसलिए हमारे लिए तो हर जगह वैलिड हो जाता है. राइट. हमारे लिए हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके. इतना समझ में आ गया बच्चों? कुछ पूछना है किसी को? ऑल डन? ठीक है. Now, properties of gravitational force. First, always in form of action-reaction pair. नहीं, एक बॉडी दूसरी को अट्रैक्ट करेगी तो दूसरी पहली को अट्रैक्ट करेगी. राइट. सेकेंड, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होगी. देयर इज नो केस व्हेन इट कैन बी रिपल्सिव. ठीक है. कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. कूलम इज बिटवीन टू चार्जेस, वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है.
क्योंकि चार्ज में दो कैटेगरीज होती हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। मास में दो कैटेगरीज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। थर्ड, it is independent of medium between two masses. हम कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं। व्हाई वी से इट यूनिवर्सल? बिकॉज इट इज यूनिवर्सली अप्लाइड irrespective of what is the medium between the two masses, whereas another inverse square law, the Coulomb's law, depend on what is the medium. वहाँ पे हवा में अलग फोर्स होती है, पानी में अलग फोर्स होती है, तो दैट बिकम वन ऑफ द प्रॉपर्टी के इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। दोनों मासेस के बीच में वैक्यूम है तो भी ठीक है, ठीक है, हवा है तो भी ठीक है, पानी है तो भी ठीक है, तो भी उतना ही रहेगा, यानी वो फोर्स चेंज नहीं होगी। करेक्ट। Fourth, these forces are central forces. ठीक है, ये तो हम जानते हैं। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट व्हाट? वेट। और वेट कहाँ पे होता है? सेंटर पे। तो इसलिए ये हमेशा कहाँ पे होती है? सेंट्रल फोर्स, हमेशा सेंट्रल फोर्स होती है। दैट इज एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स। जो भी सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग लगेंगी। नेक्स्ट, these forces are conservative. You know what does the conservative means? These forces are conservative. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करते हैं वर्क बाय और अगेंस्ट फोर्स does not depend on path, यानी इन फोर्सेस से जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, राइट? समझ में आ गया? कुछ पूछने? नहीं। हो गया बच्चों? कौन सा? कौन सा पॉइंट बोल रही? अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन मासेस। देखो, मासेस तो कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो कोई भी मीडियम हो दैट विल रिमेन सेम। लाइक ये दो मासेस है हमारे पास, ये दो मासेस हैं और इनमें फोर्स F है। कब? जब हवा है, हवा में दो मासेस रख दिए किसी डिस्टेंस पे तो फोर्स F है। सेम मासेस को अगर हम पानी में ले जाएं सेम डिस्टेंस पे तो भी फोर्स सेम रहेगी, तो या वैक्यूम में ले जाएं तो भी फोर्स रहेगी। तो ये फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी मास कौन से मीडियम में उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट? ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, राइट?
if an object is left free near a massive object, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट के पास छोड़ेंगे तो कौन किसकी तरफ मूव करेगा, छोटा बड़े की तरफ या बड़ा छोटे की तरफ? छोटा वाला बड़े की तरफ। मूव तो दोनों करते हैं, लेकिन जो हमें अपीयरेंस होता है वो किसका होता है? छोटे वाले का। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट मूव towards center of massive object. ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ मूव करता है, राइट? द एक्सेलरेशन acquired by object due to force of gravity is called acceleration due to gravity. Is called acceleration due to gravity. ठीक है, ओके। For the near surface of Earth, it is equal to 9.8 meter per second square. This is exclusively for the Earth. अगर कोई और प्लैनेट होगा तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। अर्थ इज ए मैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उससे उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एंड देन क्या होगा, वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, राइट? जी इज इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स पर यूनिट मास। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी, राइट? हो गया बच्चों? हो गया सबका? चैतन्य, जिया, समृद्धि है, राइट? सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या है वैल्यू ऑफ जी? ये अभी हमने बात की थी, कितना होता है? 9.8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल M कैपिटल R। ये क्या हो गए? मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन
m। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मास है स्मॉल m। तो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर। अर्थ स्फेरिकल बॉडी है तो सेंटर से लेंगे, अर्थ स्फेरिकल बॉडी है तो सेंटर से लेंगे। तो सेंटर से सेंटर कितना हो गया? r। तो f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, राइट। बट g इज इक्वल टू f बाई m, फोर्स अपॉन मास। तो इसको m से डिवाइड कर दो। सो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। On putting value of g m and r, इन सब की वैल्यू मालूम है। तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं। दो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 1 and 8। हाँ बच्चों, हो गए? चैतन्य, आरुषि, स्पर्श, रिया? राइट। Diameter of earth become double and mass remains same, right? What is given to us? Initially it is g, but now the mass become क्या? Mass remains same, radius become double. So this become gm upon 4r square. So that will be g by 4. So the new acceleration will be g by 4. Correct? The next is, दो प्लैनेट है सेम मटेरियल के, प्लैनेट्स का मटेरियल सेम है, रेडियस अलग अलग है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो जब आपको मटेरियल दिया हुआ है सेम, तो मटेरियल सेम होने का मतलब क्या होता है? नहीं, मटेरियल सेम होने का मतलब होता है डेंसिटी सेम है, राइट? जब हम आपको बोलते हैं मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम होने का मतलब डेंसिटी सेम है, मास नहीं, राइट? ओके, तो हमको g को डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? डेंसिटी को हम यूजुअली सिंबल से लिखते हैं रो, रो।
जी, मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। एंड डेंसिटी कितना हो जाता है, डेंसिटी तो हमें दे रखा है, वॉल्यूम बिकॉज स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से एक आर बच गया तो दैट इज जी रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर। दैट इज अवर रिलेशन फॉर जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म्स में ये रिलेशन हुआ। सो G1 अपॉन G2 हमें निकालना है। नाउ जी रो 4/3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। G सेम है, देखो ये G सब दोनों में सेम है, डेंसिटी सेम है, 4/3 तो सेम हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, R। सो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। दैट्स हाउ वी कैन डू, राइट। समझ गए बच्चों? डेंसिटी हमको दी हुई है तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इज इट? तो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर स्क्वायर से ये क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ आर बच गया, तो ये हमारा फार्मूला आया, जी इंटू रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर अपॉन 3। ओके, अब हमको रेशियो निकालना है तो G1 अपॉन G2। सो व्हाट, जी रो 4/3 ये तो सेम हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, R। सो G1 अपॉन G2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। ओके, ठीक है बच्चों, राइट। Now, variation in G with altitude वेरिएशन इन जी विद ऑल्टीट्यूड। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अभी हमने कैलकुलेट किया था सरफेस पे, सरफेस तक डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से, आर होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता जाएगा, राइट। सो एज G proportional to 1/r square. So with increase of distance between Earth, so with increase of distance from Earth, the value of acceleration due to gravity decreases, right? जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। कंसीडर an object of mass m at height h above
surface of earth. Then distance between M and center of earth कितना हो जाएगा? R is equal to R plus H. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है मास m, कितने डिस्टेंस पे? h हाइट पे, और ये हमारा रेडियस हो गया r. तो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये r कितना होगा? r प्लस h, राइट. फोर्स ऑन m, that is F is equal to G m upon r square. ठीक है. So acceleration due to gravity, इसको हम लिख रहे हैं h, g at height h. ठीक है. g h is equal to g m upon r square, because that is force upon mass, और g h is equal to g m by r plus h square. इतना ठीक है? नहीं. देखो मैं कुछ करूँगा, आप देख के बताना मैंने गड़बड़ तो नहीं की. जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर. ये ठीक है? तो एक ही बात है, स्मॉल आर लिख लो या आर प्लस एच लिख लो. हाँ ये ठीक है चैतन्य, स्पर्श? हाँ मैंने इसमें से आर बाहर निकाल लिया तो स्क्वायर बाहर आएगा. ठीक है. अगर आप आर को वापस अंदर ले जाओगे तो सेम यही आ जाएगा, राइट. At surface of earth, g is equal to g m upon r square. ये स्मॉल g क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ. तो जी एम बाई आर स्क्वायर को g से रिप्लेस कर दे. ठीक है. एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया सीधे सीधे, राइट. एक आ जाएगा ये g 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर -2. ये -2 पावर कैसे हो गई? मैं जो वो नीचे था उसको ऊपर ले गया, राइट. व्हाट आई डिड इज इसको g से रिप्लेस किया और इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये आ गया g 1 plus h by r to the power -2. So one way is that. हाँ इतना समझ में आया बच्चों? Yes sir. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं. फिर इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस. If h is less than r, यानी h की वैल्यू r से बहुत कम है. ठीक है. On applying binomial theorem,
ऑन अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अब आप पूछोगे ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? देखो, बाइनोमियल थ्योरम बहुत बड़ी थ्योरम होती है, बहुत बड़ी, लेकिन हम फिजिक्स में उतनी बड़ी पढ़ते नहीं है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बस। इसके आगे बहुत लंबा होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, जिन लोगों के पास है वो मैथ्स में पढ़ेंगे इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से। बहुत लंबा होता है, इसमें सी पी पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है, बस तो इतना होता है फिजिक्स के लिए। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बट कंडीशन इज दैट if x is less than 1। ठीक है, x बहुत कम हो। अब हमारे इस केस में देखो, h r से बहुत कम है, तो x इज इक्वल टू एच बाई आर। h r से बहुत छोटा है, तो h बाई आर 1 से बहुत कम हो जाएगा ना। तो हमारे लिए x की वैल्यू क्या हुई? h बाई आर। तो जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। 1 माइनस 2h बाई आर, क्योंकि जो पावर है बाहर उससे अंदर मल्टीप्लाई हो गया। हमारे लिए ये बाइनोमियल थ्योरम लगाओ तो दिस इज x, तो x में, और ये क्या हुआ? n, तो इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और x 1 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो h r से बहुत छोटा है, तो h बाई आर 1 से बहुत छोटा होगा, तो हमारे लिए ये एप्लीकेबल हो जाती है। तो दैट इज 1 माइनस 2h बाई आर। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 फार्मूले आए वेरिएशन के लिए। 1, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या ये यूज़ कर सकते हो, या ये यूज़ कर सकते हो। देखो, ये और ये तो यूनिवर्सल है, ये कंडीशनल है। इस फॉर्मूले को लगाते हुए ध्यान रखना, ये कब अप्लाई होगा? जब हाइट बहुत कम होगी। करेक्ट? एक क्वेश्चन करो। मैं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस is g. Find its value at height equal to half the radius of earth. At height equal to half the radius of earth. यानी सरफेस पे g है, हाइट पे कितनी हाइट पे? हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितनी हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। g एट हाइट हो जाता है g ऑन सरफेस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर टू द पावर स्क्वायर, गिवन h इज इक्वल टू r बाई 2। तो g एट हाइट इज इक्वल टू g 1 प्लस r बाई 2 r स्क्वायर
So this is g upon 3/2 square. So that is 4g/9. Correct? ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? निपुण, तेरी आवाज नहीं सुनाई दी आज मेरे को। तनाश्री, तेरी भी नहीं सुनाई दी। राइट, एक छोटा सा टॉपिक और फिर चलते हैं। वेरिएशन इन जी due to shape of earth. Variation in G due to shape of earth. अर्थ क्या है? एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, नहीं है ना, एलिप्टिकल है, चपटी है ना। ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सियल। ये पोल होते हैं, ये पोल और ये इक्वेटर, यही होता है। अब डिस्टेंस कहाँ पे ज़्यादा होता है सरफेस का? इक्वेटर पे। इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस एट इक्वेटर, एंड इसको बोलेंगे डिस्टेंस एट पोल। राइट, ये डिस्टेंस एट पोल हो जाएगा। नाउ अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। It is flattened at poles and bulges out at equator. Bulges out at equator. So, a point on surface of earth is farther at equator than pole when measured from center. कोई भी पॉइंट हम इक्वेटर पे लेंगे और उसको सेंटर से मेजर करेंगे तो इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा और पोल का डिस्टेंस कम होगा। राइट, एज जी is proportional to 1/r square, so acceleration due to gravity at equator is less than acceleration due to gravity at poles. Right, what we can say, GE is less than GP. ये 9.8 कहाँ पे है वैल्यू? पोल्स पे होती है।